तो चलिए आज बात करते हैं शेक्सपियर के जूलियस सीजर के सबसे अहम हिस्से यानी एक्ट 3 की। ये नाटक का वो मोड़ है जहां एक ही हत्या पूरे रोम शहर को हिंसा की आग में धकेल देती है। अच्छा, तो इस एक्ट को ठीक से समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीजर की हत्या का पूरा विश्लेषण करेंगे। फिर ब्रूटस और एंटनी के उन दो जबरदस्त भाषणों के बीच का फर्क समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे व्यंग एक हथियार की तरह काम करता है, जिसके कितने भयानक नतीजे निकलते हैं। और आखिर में ये जानेंगे कि क्यों एक्ट 3 ही इस नाटक का असली टर्निंग पॉइंट है। तो सीन शुरू होता है कैपिटल में। मार्च महीने की 15 तारीख है और यही वो दिन है जब सीजर का घमंड उसे ले डूबेगा। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से होता है। सीजर एक एक करके सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। बड़ी चालाकी से एंटनी को सीन से हटा दिया जाता है और फिर कास का पहला वार करता है। पर वो आखिरी वार जो ब्रूटस का था वही सबसे घातक साबित होता है और साजिश करने वालों का प्लान कामयाब हो जाता है। यहाँ सीजर खुद की तुलना कर रहा है एक ध्रुव तारे से जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। और जानते हैं, यही वो घमंड है, यही वो जिद है जो साजिश करने वालों को यकीन दिला देती है कि इसे रोकना ही पड़ेगा। और फिर आते हैं सीजर के वो मशहूर आखिरी शब्द। ये शब्द दुश्मनों के धोखे से नहीं बल्कि अपने सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस के दिए जख्म से निकले हैं। ये उसका शौक और टूटा हुआ दिल दिखाते हैं। तो सीजर मर चुका है। अब ब्रूटस के सामने रोम की भड़की हुई भीड़ है और उससे ये साबित करना है कि ये जो हत्या हुई है ये कोई जुर्म नहीं बल्कि एक नेक काम था। ब्रूटस की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है? वो लोगों की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहता, नहीं, वो चाहता है कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तर्क से सोचें। वो लोगों के विवेक, उनके लॉजिक को अपील करता है। तो वो बहुत शांति से अपनी बात रखता है। उसका तर्क एकदम सीधा साधा है। ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से प्यार नहीं करता था, बल्कि बात यह है कि मैं रोम से ज्यादा प्यार करता था। और कमाल की बात यह है कि उसकी ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। भीड़ मान जाती है, उसके सम्मान में नारे लगाती है। और यहीं पर शेक्सपियर का कमाल दिखता है, जिसे हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। मतलब हम जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि अभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन मंच पर मौजूद किरदारों को इसका अंदाजा नहीं है। हम जानते हैं कि एंटनी अभी बोलने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं एंटनी की, जो सीजर की लाश के साथ एंट्री लेता है और इसके दिमाग में एक बिल्कुल अलग ही प्लान चल रहा है। एंटनी की शुरुआत ही देखिए कितनी चतुराई से होती है। वो कहता है, दोस्तों, रोमवासियों, देशवासियों, मेरी बात सुनो, मैं सीजर को दफनाने आया हूं, उसकी तारीफ करने नहीं। ये कहकर वो भीड़ को एक तरह से शांत कर देता है और उनका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रूटस ने इस्तेमाल किया था तर्क का, एंटनी उसके ठीक उलट एक कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करता है, इमोशन यानी भावनाएं। वो लोगों के दिमाग से नहीं बल्कि सीधे उनके दिलों से बात करने वाला है। तो ये एक तरह से दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ ब्रूटस का ठंडा लॉजिकल तर्क और दूसरी तरफ एंटनी का पैशनेट इमोशनल दुख। एंटनी महत्वाकांक्षा के इस खोखले इल्जाम को एक एक करके तोड़ता है। वो ठोस सबूत सामने रखता है। वो भीड़ को याद दिलाता है कि कैसे सीजर ने 3-3 बार ताज ठुकराया था, कैसे वो गरीबों के दुख में रोता था। और फिर आखिर में वो सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है, सीजर की वसीयत, जिसमें सीजर ने अपनी सारी संपत्ति रोम के लोगों के नाम कर दी थी। अब बताइए, क्या यह किसी महत्वाकांक्षी इंसान की निशानी है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों भाषणों में सीधा सीधा फर्क है। एक आदमी ने लोगों के दिमाग से बात की और दूसरे ने उनके दिलों से, और अंत में जीत दिलों की ही हुई। एंटनी की सबसे जबरदस्त चाल थी व्यंग का इस्तेमाल। उसने एक ही लाइन को इतनी बार दोहराया कि उसका मतलब ही उल्टा हो गया। वो बार बार कहता है क्योंकि ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति है। पहली बार जब भीड़ ये सुनती है तो वो इसे सम्मान की तरह ही लेती है। वो उसकी बात से सहमत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एंटनी सीजर की अच्छाइयों के सबूत देता जाता है, वही सम्माननीय शब्द अब कानों में चुभने लगता है, सवालिया लगने लगता है। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है और भाषण के अंत तक आते आते ये शब्द जहर बन चुका होता है। अब सम्माननीय का मतलब तारीफ नहीं बल्कि नफरत है। भीड़ की नजर में यह शब्द अब गद्दार का दूसरा नाम बन चुका है। एंटनी के शब्दों ने अपना काम कर दिया है। शहर में आग लग चुकी है और रोम अब एक ऐसी भीड़ के हवाले है जो तर्क से नहीं हिंसा से चलती है।
इस पूरी अफरा तफरी को एक बेचारे आदमी की दुखद कहानी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। भीड़ सिन्हा नाम के कवि को मार डालती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम एक साजिश करने वाले से मिलता है, और जब उन्हें पता चलता है कि ये वो सिन्हा नहीं है, तब भी वो उसे मार देते हैं। ये दिखाता है कि तर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसकी जगह सिर्फ अंधे गुस्से ने ले ली है। और यही सीन हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि एक्ट 3 इस नाटक का क्लाइमैक्स यानी सबसे निर्णायक मोड़ क्यों है। तो एक्ट 3 हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एंटनी के शब्दों ने आग तो भड़काई, लेकिन अब ये बेकाबू भीड़ का गुस्सा अपने आप में एक ताकत बन चुका है, जो रोम को एक खूनी गृह युद्ध में धकेल रहा है। तो सवाल यह है कि असली ताकत किसके पास है, उस वक्ता के पास जो आग लगाता है, या उस भीड़ के पास जो उस आग में जलने और जलाने पर आमादा है।